तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता खान ने बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। सुजाता खान सौगत राय की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। तस्वीरें देखिए, सुजाता खान ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है जबकि पति बीजेपी में हैं। टाइम होगा जब जरूर आ जाएगा। ओह अच्छा, इसका मतलब ये भी फैसला हो गया, सौमित्र खान वापस आएंगे। एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि उसका भी शुभबुद्धि हो और वो भी असली जगह में वापस आए। तो बीजेपी असली जगह नहीं है, अब बीजेपी में ठीक कैपेबल लोगों का ठीक जगह नहीं होता। तो अपने पति के लिए कह रही हैं कि मैं चाहूंगी कि वो भी वापस आए, सही जगह पर पहुंचे। बीजेपी में पति हैं और पत्नी अब टीएमसी का दामन थाम चुकी हैं। तो बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर का ऐलान, अगर बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट पार कर गई तो मैं ट्विटर ही छोड़ दूंगा, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को आप सेव कर लें, अगर बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट पार कर गई तो मैं ट्विटर ही छोड़ दूंगा, इस ट्वीट को सेव कर लें आप। तो वही प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके जवाब दिया कि बीजेपी के बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस पर सरकार का बड़ा कदम। आज ही आपात बैठक बुलाई गई और उसके बाद सरकार ने बड़ा कदम लिया है। सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, क्या कुछ कदम उठाया गया है, जल्दी बताइए। देखिए, आपको बता दें कि ब्रिटेन से जितने भी फ्लाइट्स भारत की तरफ आ रहे हैं, जो 22 तारीख यानी कल रात को 12 बजे तक जो भी फ्लाइट्स पहुंचेंगे उसमें तमाम जो पैसेंजर्स है उनका आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। साफ तौर पे ट्वीट करके बताया गया कि ऑल एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम यूके इन ऑल ट्रांजिट फ्लाइट्स दैट हैव टेकन ऑफ और फ्लाइट्स व्हिच हैव रीचिंग इंडिया बिफोर 22 दिसंबर कल रात 12 बजे तक should be subject to mandatory RT-PCR test on arrival of airport concern। तो आप समझिए अभिलाषा, जो कि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है मार्च के महीने में और उससे सबक लेते हुए जो भी लगातार जानकार सुबह से हमारे चैनल पे बता रहे हैं कि सरकार को इस बाबत निर्णय लेना चाहिए। जो भी फ्लाइट्स आ रहे हैं उसमें जो पैसेंजर आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, फ्लाइट्स को बैन कर देना चाहिए। हालांकि एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रालय ने पहले ट्वीट किया कि 31 दिसंबर तक तमाम फ्लाइट्स जो है जो ब्रिटेन से आ रही है उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया मंत्रालय द्वारा। तो हम मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करेंगे कि आखिर क्या सरकार इस बाबत सोच रही है। लेकिन जो भी फ्लाइट्स कल रात 12 बजे तक भारत में आएंगे, जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उसमें उनमें सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट कंपलसरी होगा। ये आपको ब्रेकिंग जानकारी दे रहा हूं। जी बिल्कुल मनीष, और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई हमने आपको दी कि 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दिया गया है नए स्ट्रेन को मद्देनजर रखते हुए। आइए अब हम बंगाल का रुख कर लेते हैं। और बंगाल में जो इस वक्त तस्वीर है वो ये कि अब बीजेपी से कई लोग पाला बदलकर टीएमसी का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज रॉय जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता, और मनोज यादव बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, और कोलकाता से मनोज पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं मनोज पहले आपका रुख करना चाहूंगी। और कल हमने जो तस्वीरें दिखाई उससे ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी पूरे तरीके से, पूरे दम से पश्चिम बंगाल में लगी है, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो कह रही है कि सेंध सिर्फ टीएमसी में नहीं लग रहा, इधर भी सेंध है। सी बात है, देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी इस चीज को दावा कर रही थी कि जो टीएमसी के कई सांसद और कई विधायक उनके संपर्क में है, और उन्होंने कर भी दिखाया। जिस तरह से देखे कि मेदिनीपुर की जो सभा हुई थी, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में करीबन 9 जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और जिस तरह से कहे कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है पूरी चरम सीमा पे है। जाहिर सी बात देखे कि जो भाजपा के सांसद है, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी है, और सौमित्र खान जो विष्णुपुर बांकुड़ा जिला के आता है वहां के सांसद भी है, और उनकी पत्नी आज बकायदा यहाँ पे टीएमसी
पार्टी ऑफिस में पहुंची है और सौगतो राय के नेतृत्व में उन्होंने टीएमसी पार्टी का दामन थामा है और उनके अंदर किस तरह से देखे कि जो भड़ास था उन्होंने बकायदा बीजेपी के खिलाफ वहां पे बताया है और साफ तौर पे देखिए बड़ी उन्होंने बात कही है कि उनको सुबुद्धि हो वो भी सोचे। तो क्या आने वाले समय में क्या लग रहा है? बिल्कुल मनोज, ये इसी बयान पर मैं आ रही थी क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले उनके बयान को, सुजाता खान के बयान को सुनाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज यादव जी, ये कहना कि अब सद्बुद्धि उनको आ जाए, आपके नेता को, बीजेपी के नेता को कह रही है, सांसद को कह रही है कि उनको सद्बुद्धि हो और वो टीएमसी में वापस आ जाए, आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? कोई चिंता की बात तो नहीं है बीजेपी के लिए? कि बंद कमरों में बैठ करके बड़ी बड़ी रणनीति बनाते हैं, उनके ऊपर भी करारा जनता तमाचा मारने वाली है और सद्बुद्धि जनता को आ चुकी है। सद्बुद्धि ममता बनर्जी को आनी चाहिए, अभी सद्बुद्धि जनता को आ चुकी है। सद्बुद्धि जनता ममता बनर्जी के जितने भी सिपह सलाहकार थे, जो उनके सेनापति थे, वो टूट टूट करके आ गए हैं। तो सद्बुद्धि तो सबको आ रही है, लेकिन ममता दीदी को सद्बुद्धि नहीं आई है। देखिए ये बौखलाहट का क्या कारण है? जिस तरह से बीजेपी की सुनामी चल रही है पश्चिम बंगाल में, उससे सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में हम लोग 200 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। देखिए बौखलाहट का पहला कारण क्या है? 2016 में लेकिन सेंध तो लगी ना, आपकी पार्टी में एक सेंध तो लगी, सांसद की पत्नी बीजेपी छोड़ जी जा रही है टीएमसी में, सेंध तो इसे मानेंगे ना आप? जी देखिए 2016 में जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटें विधानसभा की जीत करके आई थी, 2018 में 6000 पंचायत की सीटें जीत करके हम लोग आए। चलिए, यानी कि आप पिछले नतीजों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, आशान्वित हैं। नीरज रॉय जी, कल जो तस्वीरें दिखी और उसके बाद आज, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर पति बीजेपी में हैं और पत्नी टीएमसी में आ जाती हैं, वो कितनी ट्रस्टवर्दी होंगी? किस तरह, क्या सोचकर टीएमसी ने ये फैसला लिया? देखिए अभिलाषा, मैं एक पहली बार नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मनोज भाई हैं, इनको एक लिखित स्क्रिप्ट मिल चुका है पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने के लिए। ये चाहूंगा अभिलाषा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, हम बोल रहे हैं तो सुनिए ना, हम बोल रहे थे तो सुनिए, आप बोल रहे थे हमने सुना। देखिए अभिलाषा यह क्या कि ये लोग टीएमसी में और टीएमसी के बारे में जितना चिंता कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको अपने फैले हुए अंतर के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इनकी दीवारें जो है चारों तरफ से कच्ची दीवारें हैं और ये सीमेंटेड छत लेके घूम रहे हैं कि हम रख लेंगे उस पे छत तैयार कर देंगे। तो अभी ये देखिए शुरुआत है। सुजाता मंडल जो है, सुजाता मंडल सिर्फ इनकी एक नेता ही नहीं और सांसद की पत्नी ही नहीं है, वहां के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी भी है। ये वही सुजाता मंडल है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोची नहीं थी कि 2 सीट से 18 पे जाएगी और उस पर ये रात रात दिन भर घूमकर प्रचार करी थी। एक अच्छे प्रचारकों में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में, आपको विश्वास है सुजाता खान पे? नीरज राय जी, आपको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी को बल मिलेगा सुजाता जी के आने से? देखिए सुजाता मंडल जी ही नहीं, अभी देखिए ना एक लंबी फेहरिस्त है। इनके शीर्ष नेता जो है अंदर कुपित हो चुके हैं। इनके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं सभी लोगों को अपने में ले आकर, लेकिन पलड़ा जो है वो बहुत बीजेपी का भारी है। 10 लोग थे जो एक ही मंच पर आपको छोड़कर उधर बीजेपी खेमे में चले गए। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, राजनीति में ये होता है कि एक ही परिवार से अलग अलग पार्टी पर लोग चुनाव लड़ते हैं और प्रचार भी करते हैं। पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, बेटे बहू हो, हम लोगों ने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें अलग अलग पार्टी से लोग चुनाव लड़ते हैं। इसे हम उसी तरीके से देखें या फिर बंगाल की सियासत में ये बहुत अहम है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को डैमेज देंगी इस तरह से? देखिए आपको बता दें अभिलाषा, इससे कई उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे दिमाग में सिंधिया परिवार आ रहा है। विजय राजे सिंधिया को याद कीजिए, इसके बाद आप ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे, भले आज बीजेपी में आगे। उनके पिताजी को याद कीजिए, वो खुद अब कांग्रेस में हुआ करते थे। वसुंधरा जो है वो बीजेपी में हुआ करती थी। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से सेंध लगाई है टीएमसी ने, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 34 नेता एक साथ टीएमसी के शनिवार को, आपको याद होगा कि जिसमें 5 विधायक, 1 सांसद, कई और अन्य नेता अमित शाह के रैली में मिदनापुर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। वो बहुत ही बड़ा आघात
हाथ था तृणमूल कांग्रेस के लिए, लेकिन एक ज्वाइनिंग जिस तरीके से आज हुई है वो जरूर तृणमूल कांग्रेस को एक बल देगी। और इसी वजह से आप देखिए प्रशांत किशोर और कैलाश विजयवर्गीय के बीच जो एक ट्विटर वार जो छिड़ा हुआ है, और प्रशांत किशोर चैलेंज कर रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, तो जाहिर तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक संबल का काम करेगा और इस तरीके से वे और नेताओं में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। कई जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कि फेंस पे बैठे थे वो रूठे हुए थे, उनको मनाने की कवायद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है। तो जाहिर तौर पर बंगाल का चुनाव अभिलाषा बहुत ही दिलचस्प है और अभी काफी दूर है, लेकिन काफी कुछ अभी और देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीष, और आज जो ट्विटर वॉर देखने को मिला है प्रशांत किशोर और कैलाश विजयवर्गीय के बीच, उस पर हम मनोज यादव जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं सुनामी है, कल वही मेहनत और वही तस्वीर भी देखने को मिली जब अमित शाह वहां थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा भी आपके लिए पाना मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ स्ट्रैटेजी तो टीएमसी की बनी है, क्या कहेंगे? देखिए प्रशांत किशोर जी कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है पूरा देश जानता है, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट केवल एसी के बंद कमरों में बैठ करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोकल चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक हमारा शीर्ष नेतृत्व उतरता है और हम लोग भली बात ये आश्वस्त हैं, हम लोग दावे से कह रहे हैं 200 से ज्यादा हम लोग सीटें जीतने वाले। दहाई का आंकड़ा तो टीएमसी पार नहीं कर पाएगी। जिस तरह से वहां नीरज जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मनोज जी उनको भी सुन लेते हैं। चल रहा है वहां पर दहाई का आंकड़ा टीएमसी पार नहीं कर पाएगी, देख लीजिएगा। जी नीरज जी बोलिए बोलिए। नतीजा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की 130 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव किया जाता है, हमारे कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर पथराव किया जाता है। चलिए मनोज जी, हमारे गृह मंत्री तो पहले भी उस समय उनके ऊपर हमला हुआ था। तो जब बौखलाहट नहीं है, डर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, वो लोग आश्वस्त है, तो क्यों हमला करवा रहे हैं? नीरज जी जवाब दीजिए। हत्या करा रहे हैं तो कहीं ना जवाब दे रहा हूँ अभिलाषा, हमको थोड़ा चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अधिकारी जैसे सुनिए मनोज भाई सुनिए, आपको बता दो मनोज भाई, आप राजनीति में जो है अपनी पार्टी के कैडर पे जो बता रहे हैं ना, उसमें भी राजनीतिक स्तर पे आप अनमेच्योर हैं, अभी मेच्योर है। क्या प्रशांत किशोर को जितना तृणमूल कांग्रेस नहीं जान रही है भाई साहब, उससे कहीं ज्यादा प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस को जान रहे हैं। और आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस से पहले 2014 में पीआर का काम प्रशांत किशोर आपके मोदी जी के लिए किए थे। विजयवर्गीय जी शायद इस चीज को नहीं जान रहे और आप भी नहीं जान रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जो चीज बोलेंगे ना, आप उससे बहुत बेहतर बोलेंगे और आपके बारे में। और रही बात शुभेंदु अधिकारी की, अरे मुकुल राय को भी आप ले गए, शुभेंदु अधिकारी को भी आप लेते गए, ममता दीदी फिर जनता पर विश्वास है। भाई साहब आप अपने लोगों को आपको विश्वास नहीं है, और जनता की बात छोड़ दीजिए। आपकी आज आपकी हताशा बता रही है कि आप क्या है। ममता दीदी के बारे में छोड़ दीजिए, क्योंकि ममता दीदी के बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। इस वक्त अहम खबर आ रही है और 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। कांग्रेस के बेहद अहम नेता माने जाते हैं मोतीलाल वोरा और स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे पार्टी के। अब नहीं रहे, यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला था। मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कांग्रेस पार्टी में उनकी जगह थी, उनका दबदबा था। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं मोतीलाल वोरा और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के कमान भी उन्होंने संभाला था। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और देखिए, कल ही मोतीलाल वोरा ने अपना जन्मदिन बनाया था। एमपी के सीएम रहे, यूपी के राज्यपाल रहे। रमन कुमार मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रमन, कांग्रेस के बेहद अहम नेता का आज निधन हुआ है, किस तरह से उनकी पूरी विरासत को आज याद किया जाए?
देखिए, कह सकते हैं कि बहुत बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक बड़ी नेता अहमद पटेल का भी निधन हुआ था और आज ये बुरी खबर फिर से आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा, जो कि लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे और हर एक लोगों के काम आते थे, हर एक लोगों के बारे में वो सोचते थे, उनका निधन हो गया है। और पार्टी संगठन से लेकर जो पार्टी का कोषाध्यक्ष का पद है, जो कि महत्वपूर्ण पद है, वो पद उन्होंने काफी लंबे समय तक उन्होंने ग्रहण किया था और उसके बाद फिर उनको एडमिन का भी चार्ज दिया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक ये बात चली गई थी, जब तक मोतीलाल वोरा को काम नहीं दिया जाएगा तब तक उनको स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोषाध्यक्ष के पद को लेकर जब कुछ शिकायतें आई, कुछ ऐसी बातें आई कि वो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, इसीलिए कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को बनाया गया। लेकिन पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा को दी गई और हर एक चीज, एक छोटी से छोटी चीज वो खुद जाकर देखते थे। और चाहे सुरक्षा कर्मी हो या पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे पूछते थे। उनको अगर कोई दिक्कत होती थी, साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, उनको भी मदद पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटते थे मोतीलाल वोरा। जी बिल्कुल रमन, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मोतीलाल वोरा कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता का आज निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मोतीलाल वोरा 93 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा बेहद अहम पदों पर रहे, जैसा कि मेरे सहयोगी रमन बता रहे थे, और एमपी के सीएम रह चुके हैं वो, और साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं मोतीलाल वोरा। लेकिन आज उनका निधन हो गया है। कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, लेकिन आज 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। रमन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रमन, जो अहम स्ट्रैटेजिस्ट कांग्रेस के रहे हैं उनमें मोतीलाल वोरा का भी नाम आता है। कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ जिसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। किस तरह से अब उस एक स्थान जो है वो रिक्त हो गया है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी मोतीलाल वोरा उनके साथ चलते थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और कभी कभी वो कहानियां सुनाते थे कि राजीव गांधी की चाल काफी तेज होती थी और राजीव गांधी पीछे मुड़कर उन्हें जब देखते थे कि मोतीलाल वोरा पीछे रह गए, उसके बाद से जब उन्होंने टोका, कहा कि उसके बाद से कभी किसी भी जो अध्यक्ष हैं उनको कहने की नौबत नहीं आई, मैं हमेशा उनके कदम में कदम मिलाता रहा। चाहे उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें, उससे पहले इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी के बाद जो नेता थे सोनिया गांधी हैं या राहुल गांधी हैं, उनके साथ भी अध्यक्ष रहते हुए मोतीलाल वोरा ने काम किया और संगठन में अपनी उनकी निर्णायक भूमिका थी। जी बिल्कुल, और एक जब समय ऐसा आया रमन, अभी पिछले कुछ दिनों की हम अगर बात करें, कुछ सालों की बात कर लें, मोदी सरकार आने के बाद, तो जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को छोड़कर नई पीढ़ी को आने की जगह दी जाए, लेकिन मोतीलाल वोरा की जगह अपने उसी तरह से तटस्थ रही हमेशा। देखिए, ये बात कई बार चर्चा होती रही कि जो नई पीढ़ी है उसको मौका मिलना चाहिए संगठन में, लेकिन मोतीलाल वोरा में जो काबिलियत थी, जो खासियत थी, वो उसकी भरपाई करना मुश्किल लग रहा था पार्टी को, और इसीलिए पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में मोतीलाल वोरा लंबे समय तक उन्होंने काम किया। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन हेड के तौर पर उन्होंने काम किया और कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं आई। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कभी मोतीलाल वोरा के बारे में शिकायत करने की नौबत नहीं आई। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको हमेशा मदद पहुंचा देते मोतीलाल वोरा, और जब मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष के पद से हटे थे तब कई लोग इस बात को लेकर अपनी राय जताते थे कि अब जो मदद उनको मिलती थी शायद वो रुक जाए। जी बिल्कुल रमन, कुछ अभी इस वक्त प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात करें, हालांकि तुरंत हमने ये खबर ब्रेक की है, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही दिल से उन्हें आज याद कर रहे होंगे, और उनके लिए मैं रमन आपके पास लौटूंगी। प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए मोतीलाल वोरा नहीं रहे। मनोज तिवारी से हम बात करेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं लेंगे। रमन से मैं यही जानना चाह रही थी। रमन, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, जैसा कि आप कह रहे थे कि लगातार एक एक करके बड़े नेता गुजर रहे हैं, एक और नाम उसमें जुड़ गया आज। हाँ, आ रहा। रमन, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से बात करें, लेकिन उनके लिए ये बहुत कठिन समय है। एक एक करके कुछ बड़े नेता कांग्रेस के नहीं रहे।
देखिए, पार्टी अभी काफी बुरे वक्त से गुजर रही है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े नेता जो कि पार्टी में हमेशा से सक्रिय रहे, अहमद पटेल के बाद आज दूसरा झटका लगा जब पार्टी के लिए एसेट साबित हो चुके मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। और मोतीलाल वोरा के निधन के बाद से पार्टी के नेता हतप्रभ हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसके बाद से जो बुजुर्ग नेता हैं उनसे सलाह मशविरा लेना भी काफी जरूरी होता है। और मोतीलाल वोरा ने चूंकि लंबे समय तक राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर कई लोगों के साथ उन्होंने काम किया, लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर जो उन्होंने काम किया, एक बड़ी लंबी कहानी है उसकी। क्योंकि जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया था, समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लिया था, उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था मायावती को, राजभवन में रात में रुकवाया था, ये पूरी कहानी मोतीलाल वोरा जब सुनाते थे तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी शख्सियत को किस तरीके से उन्होंने डील किया। जी बिल्कुल, यानी कि अपनी ही पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों में भी जो उनका जुड़ाव था दूसरे नेताओं के साथ वो बहुत मजबूत था। रमन, ये उस दौर के जो नेता थे उनमें ये बात बहुत देखने को मिलती थी कि सिर्फ अपनी ही पार्टी लाइन को लेकर ही नहीं, बल्कि उस पूरी फ्रेटर्निटी में सबसे उनका जुड़ाव, उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता था। देखिए, मोतीलाल वोरा में एक खासियत ये थी कि वो पार्टी दफ्तर पर लगातार बैठते थे। सुबह जब 10 बजे वो आते थे, 10 बजे से 2 बजे तक बैठते थे, फिर लंच के लिए घर जाते थे, फिर 4 बजे आते थे, फिर शाम तक बैठते थे। उन्हें पार्टी में चल रहे हर एक घटनाक्रम की जानकारी होती थी। पत्रकार जब उनसे कोई सवाल पूछते थे तो मोतीलाल वोरा को जो बोलना था, जितनी जानकारी पत्रकारों को दी जानी चाहिए, उतनी ही जानकारी पत्रकारों को वो देते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि पार्टी से जुड़े, रणनीति से जुड़े कभी ऐसे मसले पर मोतीलाल वोरा ने अपनी बात रखी हो या अपना जुबान खोला हो, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। जी बिल्कुल, और अगर हम बयानों की भी बात करें तो कई बार बहुत वरिष्ठ नेताओं से कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती थी जिसकी निंदा की जाती थी, लेकिन अगर हम उनके बयानों की बात करें तो हमेशा ही बहुत सधे हुए अंदाज में उन्होंने बात की। बिल्कुल, कभी भी मोतीलाल वोरा का ऐसा विवादित बयान आपको सुनने में नहीं मिला होगा जिस बयान को लेकर पार्टी के अंदर विवाद हो, पार्टी को सफाई देनी पड़ी। कई ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने अपने बयान के आधार पर पार्टी में काफी विवाद पैदा किया और फिर पार्टी नेताओं को उस पर सफाई देनी पड़ी और फिर वो मामला ठंडा पड़ा। लेकिन मोतीलाल वोरा इतने बड़े पद पर रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, पार्टी में लगातार कई सालों तक वो राज्यसभा के सांसद रहे, उसके बाद लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे और इससे पहले भी वो पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्टी का कार्यालय है 24 अकबर रोड, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा के ऊपर थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि मोतीलाल वोरा के किसी बयान को लेकर या किसी काम को लेकर कभी कोई विवाद पैदा हुआ हो या किसी ने सवाल उठाया हो। जी रमन, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही अहम मीटिंग हुई थी, आपने खुद उसे कवर किया था। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो आपात बैठक हुई कांग्रेस की, संगठन जिस दौर से गुजर रहा है, वैसे में ऐसे सीनियर नेताओं का चले जाना, गुजरना, ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि काफ़ी कुछ ये अपने अनुभव से बता सकते थे, पार्टी को एक स्टैंड दे सकते थे, लेकिन ये नुकसान अब कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। देखिए, एक खासियत और थी मोतीलाल वोरा के अंदर में कि पार्टी की लगातार हार के बाद भी कई नेता परेशान हो जाते थे। कई नेताओं को लगता था कि अब संगठन हमारा टूट गया है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो हमसे छिटक जाएंगे, वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन करेंगे। लेकिन मोतीलाल वोरा से जब भी कोई भी सवाल किया जाता था, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हो या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हो, हमेशा उन्हें उम्मीद रहती थी कि इससे अच्छा होगा। और पार्टी में चाहे सोनिया गांधी अध्यक्ष हों या राहुल गांधी अध्यक्ष हों, सबके प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि जब भी पार्टी कार्यालय के अंदर पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी आती थी या राहुल गांधी आते थे तो उनको रिसीव करने के लिए मोतीलाल वोरा खुद गेट के पास, जो 10 जनपद और 24 अकबर रोड के पास एक गेट है, छोटा गेट है, उस गेट के पास जाते थे और रिसीव करके वो खुद पार्टी के कार्यालय लाते थे, जहां पे सोनिया गांधी या राहुल गांधी या अध्यक्ष के तौर पर उनका दफ्तर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पार्टी संगठन से लेकर तमाम पार्टी का कोषाध्यक्ष भी ऐसा एक पद होता है कि पार्टी में कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च किया जाना है, और अगर पैसा कम है तो उसकी जानकारी किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के बड़े नेताओं को देनी है, उसके तालमेल को भी वो अच्छी तरीके से निभाते थे।
जी, यानी कि बहुत विश्वसनीयता थी उनकी पार्टी के अंदर, उन पे भरोसा जताया जाता था। रमन, ये बताइए कि अब सीएम रहे वो मध्य प्रदेश के, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के, शायद ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी जो उन्हें निभाने को मिली और उन्होंने निभाया नहीं, और पार्टी को सशक्त करने के लिए तो लगातार काम करते रहे वो। बिल्कुल, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी भूमिका होती थी, और खास तौर पर जो जिस राज्य में सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर उन्होंने दिल्ली में कदम रखा तो सीधे एयरपोर्ट से वो मोतीलाल वोरा से मिलने आते थे। उसके बारे में ये लगातार चर्चा होती थी कि जो पार्टी का फंड है, उस फंड को बैलेंस करने के लिए पार्टी के सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी जहां पे पार्टी सत्ता में है, वहां के मुख्यमंत्री सीधे कोषाध्यक्ष से मिलने आते थे, मोतीलाल वोरा से मिलने आते थे। लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री या मोतीलाल वोरा की तरफ से जो पार्टी का फंड है, ये जो पार्टी का पैसा आता है, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि कई बार मोतीलाल वोरा के दफ्तर को भी नोटिस दिया गया और लेकिन कांग्रेस संगठन के कोषाध्यक्ष के तौर पर, लेकिन मोतीलाल वोरा ने कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी जिसको लेकर लोगों के बीच कोई ऐसी जानकारी हो जिसे गुप्त रखी जानी चाहिए थी, लेकिन वो गुप्त ही रही। मोतीलाल वोरा के जुबान से कभी वो बात सामने नहीं आई। जी बिल्कुल, ये भी बताइए रमन की हाल के दिनों में आपकी ज़रूर मुलाकात हुई होगी, हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें समस्याएं रही। हाल के दिनों में जो मौजूदा राजनीति है उसको लेकर उनके क्या विचार थे, किस तरह से वो अपनी बात रखते थे? कांग्रेस क्योंकि एक पार्टी के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर उतनी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पाने की बात कही जाती है, ऐसे में मोतीलाल वोरा का क्या कहना होता था? देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पार्टी को हार मिली, उसके बाद से 5 साल तक लगातार एनडीए की सरकार रही। उसके बाद फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उसको लेकर जब कभी सवाल पूछा जाता था मोतीलाल वोरा से, वो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग होती थी, लेकिन वो जानकारी देते थे, इस बात को वो स्वीकार करते थे कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता पूरे देश के लोगों के बीच में है। इसलिए पार्टी को अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी होगी कि जो स्वीकार्यता है उस स्वीकार्यता को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए, और उसको लेकर पार्टी को क्रेडिबल फेस, जो जनता में भरोसेमंद नेता हैं, उनको जनता के बीच भेजना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, उस संसाधन के इस्तेमाल की कमी कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखी जाती थी, और उसी को लेकर पार्टी के नेताओं में हमेशा मोतीलाल वोरा ये कहते थे अंदर खाने जब बैठक होती थी कि इस तरीके की परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसको निपटने के लिए जरूरी है कि संगठन को मजबूत किया जाए और जनता के बीच पार्टी के नेताओं की पैठ बढ़ाई जाए। और रमन, आप तो रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की, बहुत बाद में वो राजनीति में आए, तो एक पत्रकार के तौर पर जो सवाल होते होंगे उसे बेहतर तरीके से समझते होंगे और ईमानदारी से उसे एड्रेस करते होंगे। देखिए, जब भी कभी पत्रकारों को कुछ ऐसे सवाल करने पड़ते थे मोतीलाल वोरा से कि जिनकी जानकारी मोतीलाल वोरा के पास है, लेकिन उस सवाल का जवाब मोतीलाल वोरा ऐसे देते थे कि उसका कोई मतलब, बहुत ज्यादा मतलब या कोई अंदर की जानकारी निकलकर नहीं आती थी। इसीलिए 2 बार 3 बार पत्रकारों के सवाल पूछने के बाद भी वो हंसते थे और कहते थे कि मैं भी पत्रकार रह चुका हूं, मैंने भी पत्रकारिता की है, इसीलिए मैं आपके हर एक सवाल को समझता हूं कि आप लगातार 2 बार 3 बार सवाल पूछ रहे हैं, घुमाकर सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस जानकारी को आप निकालना चाहते हैं मुझसे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पत्रकारिता की सारी बातें मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जी बिल्कुल, और देखिए 1 महीने के अंदर रमन 25 नवंबर अहमद पटेल और अब आज के दिन मोतीलाल वोरा एक साथ 2 स्तंभ जो हैं वो कांग्रेस के नहीं रहे। किस तरह से इस पूरे विरासत को याद किया जाए? ये कह सकते हैं कि दोनों का जो बैलेंस था स्ट्रैटेजी बनाने में कांग्रेस के लिए, वो अब मिसिंग हो जाएगा। रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, और रमन मैं आपके पास लौटूंगी।
उनकी पूरी शख्सियत पर बातचीत करने के लिए। आइए सुनाते हैं आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने क्या प्रतिक्रिया दी। एविएशन मिनिस्टर इन राजीव गांधी's government, then he was treasurer of the party for a long time, and everybody cut across party lines used to like him. Everybody used to respect him, and I think his departure will definitely create a void which cannot be filled. It's not only a loss to the Congress party but to the entire Indian politics. जी का निधन का समाचार हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है और चौंकाने वाला है। उनकी उम्र 93-94 साल की थी। अभी कोरोना से वापस घर आ गए थे। मैं उनको मिलने भी गया था पिछले हफ्ते, तो आराम से बाहर आके धूप में बैठते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई और ये उनका निधन हो गया। उनका जो योगदान है वो भारतीय राजनीति के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा था। वो जो है पहले एक पत्रकार होते थे, वहाँ से जो है वो मध्य प्रदेश में विधायक, मंत्री, कितनी बार मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री और कांग्रेस पार्टी के लंबे वक्त तक कोषाध्यक्ष। तो उनका योगदान जबरदस्त है और सब लोग उनके स्वभाव से जो है खुश रहते थे। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा मृदुभाषी, और सभी दलों के लोग वोरा जी को बहुत पसंद करते थे और रिस्पेक्ट देते थे। मुझे लगता है कि उनके जाने से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो न केवल पार्टी को प्रभावित करता है बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।